नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव रेवन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करते हैं और पिछले कुछ दिनों से लगा भी रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। क्या कहता है? पहले तो ये होमवर्क था, ठीक है, तो शुरू करते हैं इसका करा दें हम। चलो, तो क्या लिखा है सवाल में? सवाल में लिखा है कि यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मूलधन है मतलब प्रिंसिपल है, और मिश्र धन है मतलब अमाउंट है। ठीक है, अगर मान लो मूलधन अगर आपके पास 1 रुपये है तो मिश्र धन कितना हो जाता है? देखो, इतना हो जाता है, इतना 3 सही 3/8। ऐसे ही तो लिखते हैं। इसको बदल लो साधारण भिन्न में, तो 8×3 = 24 और 3 27/8। भाई एक थी और 27/8 गुना हो गई, तो मतलब एक का गुणा करेंगे 27/8 में, इतना ही तो आएगा। ठीक है, अब अनुपात बना लेंगे। जब अनुपात बनाएंगे तो 8 का गुणा इधर हो जाएगा, तो कितना आएगा? 8:27। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो बोला है कि 3 वर्षों में, तो जब भी 3 वर्ष बोले इसका घनमूल निकालो दोनों का। या तो 2 वर्ष बोलेगा या 3 वर्ष बोलेगा। तो 3 वर्ष बोला है इसलिए घनमूल, 2 वर्ष बोलता तो वर्गमूल। ठीक है, तो 27 किसका वर्गमूल होता, घनमूल होता? किसका घन होता? 3। और 8 किसका घन होता? 2 का। ठीक, अब देखो कितने रुपए ब्याज मिला, कितने रुपए बढ़ गए, 2 से 3 हो गई राशि। तो कितने रुपए बढ़े? 1। कितने पे बढ़े हैं? 2 पे ही तो बढ़े हैं, तो बटे 2। प्रतिशत निकालना है इसलिए 100 का गुणा। दर चाहिए ना, और दर हमेशा प्रतिशत में होती है। तो 2 का भाग देंगे 100 में, कितना आया? 50। 50% आपका उत्तर होगा। जिसका आ गया था उसको बहुत बहुत बधाई, जिसको नहीं आया तो भैया सीख लो, आगे ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। ठीक है, तो चलें आज के मॉक टेस्ट के पहले प्रश्न पर। ये रहा पहला प्रश्न, और कहता है कि 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। तो भैया 740 का मतलब गुणा 35%। एक संख्या से 34 अधिक है, मतलब इसका मान दिया एक कोई संख्या है x मान ली हमने, उससे 34 अधिक है। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक? क्लियर। चलो, तो भाई 0 से तो 0 कट गए, और 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, और 2 से काट दो इसको तो 37 दूनी होता 74। इतनी बात समझ में आई? 7 का कर लो गुणा, तो 7 सत्ते 49, हासिल लगाई 4 और 7 2104 25 बराबर x धन 34। अब 34 का कर दो पक्षांतर, तो x बराबर आएगा 259 में से कितने घट गए? 34। बताओ कितना सरल। घटा दो, 5 2 और 2, 225 बचा। क्या बोलता है? इस संख्या का, संख्या कितनी आ गई? 225। तो 225 का मतलब गुणा 2/5। तो 2/5 कितना है? लो अभी बताते कितना है। 5 चौके 20 और 5 25, 45 गुणा 2 कितना होता? 90। 90 है। लो उत्तर आ गया। बताओ कितना सरल था, ये तो सबको आ गया होगा, है कि नहीं? चलो, तो अगला प्रश्न करें। थोड़ा सा अलग होना चाहिए अगला प्रश्न, और ये रहा अगला प्रश्न। ये भी आ जाएगा, सरल है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक, चलो, तो क्या बोलता है? एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने तथा हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 हो जाती है। मूल भिन्न बताइए। मान लो कि मूल भिन्न आपकी x/y है। ठीक है, अब अंश में 220% की वृद्धि हो रही है, तो क्या होगा? अगर प्रतिशत में वृद्धि होती है तो जितनी वृद्धि हो रही है उसमें 100 जोड़ दो, कितना हो गया? 220 में 100 जोड़ेंगे तो 320 हो गया, और अंश में गुणात्मक वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 320। ठीक है, ऐसे ही हर में 150% की वृद्धि हो रही, तो 100 बढ़ा दो, कितना हो गया? 250, और 250 की गुणात्मक वृद्धि कर देंगे हर में, बराबर कितनी हो जाती है भिन्न? 4/5। ठीक, बात समझ में आई? 0 से 0 कट गया, 4 से 4 अट्ठे 32 और 5 25। तो x/y बराबर, सॉरी, गुणा 8/5 लिख सकते, और बराबर में बचा 1। बटे करके कर दो कैची गुणा।
एक्स बटे वाई का मान चाहिए, इसलिए एक्स बटे वाई का गुणा नहीं करेंगे, ये चीज़ याद रखो। 5 का गुणा हो गया ऊपर तो 5 आ गया, 8 का गुणा नीचे तो 8 आ गया, एक्स बटे वाई बराबर आ गया 5/8। एक्स बटे वाई मूल भिन्न थी, इसलिए उसका मान हो गया 5/8। तो मूल भिन्न क्या थी? 5/8। कुछ नहीं करना है, जितना प्रतिशत में वृद्धि हो रही है 100 पे बढ़ेगी वृद्धि, अगर कमी होती तो 100 में से घटा देते, 100 उसमें से घटा देते। ठीक, बात समझ में आ गई? चलो आगे ए रहा प्रश्न, बोलता है कि ए बी सी और डी 4 लोग हैं, 3:4:9:10। बोलता है कि अनुपात में विभक्त किया जाता है यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपया। देखो तो यहाँ देखो बी का भाग सी के भाग से कितना अधिक है, सी का भाग बी के भाग से 5 रेशियो अधिक है कि नहीं? देख तो रहा भाई, 9 है सी का भाग और बी का भाग है 4, तो कितना अधिक है? 5 ही तो अधिक है। तो 5 रेशियो बराबर दिया 2580। तो एक रेशियो का मान निकाल लो, यहाँ से कैसे निकालेंगे? 5 से काट देंगे, 5 25, 5 एकम 5 और 5 छक्के 30, तो एक रेशियो बराबर 516। ठीक, अब देखो क्या चाहिए आपको, बोलता है कि ए तथा डी की कुल राशि कितनी है। तो ए की राशि तो 3 है, डी की है 10, तो कुल मिला के कितनी हो जाएगी? कुल मिला के हो जाएगी ए प्लस डी हो जाएगा आपका 3 + 10, मतलब 13 रेशियो हो जाएगा। अनुपात में है इसलिए रेशियो मान लिया 13 रेशियो। क्या चाहिए? ए तथा डी की कुल राशि, एक रेशियो बराबर 516, तो 13 रेशियो बराबर कितना? तो ए प्लस डी बराबर आएगा आपका 516 गुणा 13, है कि नहीं? अब 13 × 78, हासिल लगाएं 7, 13 एकम 13 और 7 20 की 0, हासिल लगाएं 2, 13 पना 65 हो तो 6708 रुपये आपके हो जाएंगे। बस इतनी सी तो बात थी, कुछ है ही नहीं सवाल में, आसानी से आ गया ना? तो अगला प्रश्न करो। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बोलता है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। ठीक, बहुत बढ़िया, ए और बी दिया, बी की ए की कार्य क्षमता बी की से दुगनी है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, की नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। तो अगर बी की 1 है तो ए की कितनी हो जाएगी? तो ए क्षमता है, क्षमता। ठीक है, अब क्या बोलता है कि देखो दिन में दिया, क्या दिया दिन में क्या दिया है? दिन में दिया है संबंध, तो यहाँ से दिन बना लो। अगर क्षमता 2:1 है तो समय क्षमता का उल्टा होता है, तो समय में आ गया ना? आ गया। अब देखो यहाँ से कितना कम है, 1 रेशियो, तो 1 रेशियो बराबर 10 दिन आ गए ना? आ गए। देखो 1 और 2 में 1 ही तो कम है, तो भाई ए के दिन हो गए 1 रेशियो मतलब 10 दिन, और बी के कितने हो गए? 2 रेशियो मतलब 10 दूनी 20 दिन। अब देखो कितना आसान हो जाएगा, देखो एक तो करता कोई काम 10 दिन में, बी करता 20 दिन में, कुल काम निकाल लो कितना आया? 20। एक दिन का काम निकालो एक दिन का, कितना होगा भाई? 10 दिन में पूरा तो 1 दिन में 2, 20 दिन में पूरा तो 1 दिन में 1, भाग दे देंगे ना। अब क्या बोला? दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करें? तो मिला दो दोनों को, दोनों मिलकर 1 दिन में 3 काम करते हैं, और करना कितना है? 20। तो समय चाहिए, समय बराबर होता है कुल काम कितना है? 20 बटे 1 दिन का काम, तो कितना है? 3। तो भाई 20/3 को हल करेंगे तो 6 सही 2/3 और दिन आएंगे उत्तर। बताओ कुछ था क्या इस सवाल में? आसानी से हो गया ना? चलो तो अगला प्रश्न करें। अगला प्रश्न आपके सामने और आपके लिए ये रहा। चलो, बोलता है कि एक पाइप की गति दूसरे पाइप की गति से तिगुनी है, क्षमता में दिया अनुपात, तो निकालो भाई। एक पाइप ए मान लो, एक पाइप बी मान लो। ठीक, दूसरे पाइप की गति से तिगुनी है तो दूसरे पाइप की 1 होगी, तो पहले की तिगुनी मतलब 3 हो जाएगी। ये अनुपात दिया, ये क्या है? क्षमता। ठीक, यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर दें, यहाँ से आपका कुल काम निकलेगा।
1 मिनट में कुल कितना काम करते हैं ये लोग? 4। भाई ए 3 काम करता, क्षमता यही तो दर्शाती है, और बी 1 काम करता है, नल। तो दोनों मिलकर 4 काम करेंगे। अब 4 काम दोनों मिलकर 36 मिनट तक करेंगे, तो 36 चौका 144 आपका होगा कुल काम। मतलब 144 लीटर पानी भरना है, ठीक है। अब देखो, धीमी गति वाला पाइप इसे कितने समय में भरेगा? समय चाहिए, समय। समय बराबर होता है कुल काम कितना है? 144 बटे धीमी गति वाला पाइप कौन सा? यही तो है, एक है क्षमता, तो धीमी गति वाले पाइप की क्षमता रख देंगे, मतलब 1 मिनट का काम रख देंगे, ठीक है। चलो, तो कितना आएगा? 144 मिनट, क्योंकि डाटा किस में था आपका? मिनट में, इसलिए मिनट निकला। कुछ है ही नहीं इस प्रश्न में, तो ये तो आपने पढ़ ही लिया, मैंने पढ़ा भी दिया है। चलो, ये सवाल कुछ नया है। बोलता है कि एक कार पहले 30 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तथा शेष 69 किलोमीटर की दूरी 75 मिनट में तय करती है। कार की औसत गति कितनी है? जब अलग अलग दूरी तय करे कोई कार या कोई भी रेलगाड़ी हो या कार हो या व्यक्ति हो, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखो कितने अच्छे तरीके से हल करेंगे। कुल दूरी कितनी है? कितनी है भाई? 35 किलोमीटर और 69 किलोमीटर, तो 35 प्लस 69 बटे समय कितना है? 45 मिनट और 75 मिनट, तो 45 प्लस 75। अब जोड़ो इनको, तो ऊपर जोड़ेंगे तो 9 5 14 और 6 3 9 1 10 बटे नीचे समय जोड़ लो, तो 5 5 10 10 और 7 और 4 1 7 और 4 11 और 1 12। ये मिनट हो गए। तो मिनट को जब घंटा में बदलेंगे तो बटे में देंगे क्या? 60 से भाग, क्योंकि 1 मिनट में 1/60 घंटा होता है, ठीक। अब देखो 60 से कट गए, 60 दूनी 120 और 2 से इनको काट दो, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, मतलब आ गया 52 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ कितना सरल था? है सरल? बिल्कुल सरल है। कुल दूरी बटे कुल समय लगाओ, उत्तर आपके सामने था। चलो, बोलता है कि 2 रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है। इनमें से एक रेलगाड़ी खड़ी है तथा दूसरी इस गाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। परस्पर मिलने के कितनी देर बाद यह गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी? यही बोला ना। चलो, तो इसको लगाते हैं। बोला है आप पहले दूरी निकालो। जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो वह अपनी लंबाइयों के बराबर दूरी तय करेगी, अपनी अपनी लंबाइयों के बराबर। तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयां आपस में जुड़ जाएंगी। तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई 210 और दूसरी लंबाई 210, कुल मिला के लंबाई 420 मीटर, तो दूरी भी इतनी ही होगी, ठीक है। अब चाल निकालो, एस मतलब स्पीड कितनी है? 84 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चूंकि दूसरी रेलगाड़ी तो खड़ी है तो उसकी चाल तो होगी नहीं, पहली की होगी बस, ठीक है। चलो, तो आपको क्या चाहिए? समय। समय बराबर होता है दूरी। दूरी कितनी है? 420 बटे चाल। चाल कितनी है? 84 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बदल लो मीटर प्रति सेकंड में, इसलिए कितने से गुणा करेंगे? 5/18 से, ठीक। अब देखो क्या कर सकते भाई, 84 से तो ये कट गए, कितनी बार? 84 पंचे 420 होता कि नहीं, और 5 से तो ये 5 कट गए एक बार, 18 का गुणा हो जाएगा इधर, तो 18 एकम 18 कितना? सेकंड, क्योंकि दूरी मीटर में, चाल मीटर प्रति सेकंड में, तो समय हमेशा सेकंड में निकलेगा। 18 सेकंड में खड़ी रेलगाड़ी को चलायमान रेलगाड़ी पार कर जाएगी, इतना आपने समझ लिया, ठीक। चलो, अगला प्रश्न बोलता है कि शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। अरे नाव धारा, ये तो अभी खत्म किया, ये तो आपको आना चाहिए भाई। शांत जल में नाव की चाल को क्या मानते हैं? ए कितना है? 13 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का वेग क्या मानते हैं? बी कितना है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या है? धारा के अनुकूल,
जब धारा के अनुकूल जाएंगे तो आपकी नेट स्पीड कितनी होगी, ए प्लस बी कितनी होगी, 13 + 4 = 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, 68 किलोमीटर की दूरी भी दी, कितनी दी, 68 किलोमीटर। क्या पूछा है, तय करने में कितना समय लगेगा, समय पूछा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, 68 किलोमीटर, चाल कितनी है, 17 किलोमीटर प्रति घंटा, काट दो, 4 घंटे। 4 घंटे में क्या होगा, 68 किलोमीटर की दूरी अनुकूल चाल से तय हो जाएगी नाव के द्वारा। ठीक, बात समझ में आ गई, ये तो सरल है, अभी पढ़ा आपने कुछ दिन पहले, है कि नहीं। चलो अगला सवाल बोलता है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। मान लो अगर मूलधन मतलब P या प्रिंसिपल आपका 100 रुपये है, ठीक है, तो जो ब्याज होगा, जो SI होगा, वो 100 का 1/4 होगा। मतलब 100 का 1/4 का मतलब है 25 रुपये होगा कि नहीं। और तथा वर्षों की संख्या मतलब T बराबर है ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है, तो T बराबर है R के। इतनी बात समझ में आ गई। क्या चाहिए, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। आपको एक सूत्र पता होगा कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। बस यही तो लगाना है, समझ लो उत्तर आ गया भाई। यहाँ ब्याज कितना है 25, मूलधन 100 रुपये है, दर आपको निकालनी है, और टी बराबर आर आपने पता कर लिया है, दिया हुआ है सवाल में, वो बटे में 100, तो 100 से 100 कट गए, है कि नहीं। अब 25 बराबर हो गया R² के, तो R बराबर √25 के, क्योंकि स्क्वायर का जब पक्षांतर करते हैं, वर्ग का पक्षांतर करते हैं, तो वर्गमूल में जाता है। तो R बराबर 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, तो वर्गमूल कितना, 5। अब चूंकि दर प्रतिशत में होती है इसलिए प्रतिशत लगा दिया, उत्तर आ गया। कुछ था क्या इस सवाल में, कुछ भी तो नहीं था, आराम से हो गया ना। चलो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, और ये है आज का होमवर्क, आपको करके आना है। जिसको भी आ जाए वो कमेंट में आंसर लिख सकता है, मैं कमेंट पढ़ के आपका उत्तर कल बता दूंगा कितना है। जिसका आएगा उसको धन्यवाद मिलेगा, जिसका नहीं आएगा वो सीख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।